तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 2। इस अध्याय का नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन हैं सर, एवं एक नंबरिया क्वेश्चन है और जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के अंदर, उस सब के सब हम लिखवाएंगे जितना इस पाठ के अंदर के हैं। उसके बाद देखिए जो इस अभ्यास के जो ये प्रश्न उत्तर हैं ना, इधर वाले ये रिक्त स्थानों की भर ये जितना है ये सब, और जो इधर भी है ये सब के सब हम लिखवाएंगे। तो पहले हम लोग इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को जानेंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है उसको भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का वीडियो डला चुका है, जो नहीं बच्चे देखे हैं मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद 2 बार का भी देखिए। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे ना, उसके बाद समझेंगे, मेरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि हम पहले से ही लिख लेते हैं जो अभ्यास के प्रश्न, जो इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम पहले से ही लिख लेते हैं, और जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो सभी लिखे हैं, हम सब बताएंगे। देखिए अध्याय 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु इस पाठ का नाम है। जो इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे ना, तो इधर देखिए जो इधर क्वेश्चन आंसर दिया है, इसमें देखिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ पर पूछा है सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, लेकिन तो इधर है नहीं है, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग बोला है। अब सूक्ष्मजीव का परिभाषा इस पाठ के अंदर है, लेकिन इधर पूछा नहीं है कितना होते हैं कि इधर के लिखवा देते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। तो अब देखिए इस पाठ के अंदर का भी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर से। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उस जीव को सूक्ष्मजीव कहते हैं। समझ गए। देखिए, कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, उससे सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे जीवों को देखा जाता है। समझ गए। आगे देखिए, उसी को कहते हैं सूक्ष्मजीव। देखिए, सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्मजीव के कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। क्या है? शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये है सूक्ष्मजीव के 4 वर्ग। आप लोगों को किताब में भी हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर ये जीवाणु है, स्पाइरल जीवाणु, ये भी जीवाणु है, छड़नुमा जीवाणु, ये सब अलग अलग जीवाणु के नाम है। देखिए ये अमीबा है, देखिए ये प्रोटोजोआ है, ये दोनों क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आता है। प्रोटोजोआ में 2 चीज़ आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल में 2 चीज़ें, देखिए क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। देखिए ये सभी यही हैं। ये देखिए विषाणु है, क्या है? ये विषाणु है। तो आप लोग चित्र को अच्छे से देख लीजिए, किताब में ही है चित्र, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ये विषाणु है। देखिए कीड़वन किसे कहते हैं? देखिए ये भी पाठ के अंदर ही है। क्वेश्चन में पीछे तो कुछ 3-4 ही क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। इस पाठ के अंदर की जानकारी आप लोगों को चाहिए, और चाहिए तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम अच्छे से आपको पाठ की एक एक क्वेश्चन की जानकारी देंगे। कीड़वन किसे कहते हैं? उत्तर है चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को कीड़वन कहते हैं। देखिए चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन, जब चीनी एल्कोहल में परिवर्तन मतलब बदलना, जब चीनी एल्कोहल में बदल जाता है ना, उसी प्रक्रिया को कीड़वन बोलते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखिए, लुई पास्चर ने कीड़वन की प्रक्रिया की खोज की 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में लुई पास्चर थे ना, वैज्ञानिक का नाम है, ये कीड़वन प्रक्रिया की खोज किए थे 1857 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन है,
प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मारकर उसके विकास को रोककर कम करता है उसे प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है क्या, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं को मारता है, मारकर उसके विकास को रोककर कम करता है, मारकर कम करता है और उसके विकास को भी रोकता है, बढ़ने नहीं देता है, ज़्यादा संख्या में नहीं होने देता है। उसके विकास को रोकना मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा, ज़्यादा संख्या नहीं होने देगा, उसी को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखिए, नोट है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में किया था। 1798 ईस्वी यहाँ पर छूट गया है, ईस्वी में किया था। समझ गए? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज? चेचक की टीके की खोज। पूछेगा चेचक की टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? 1798 में। चेचक का टीका आप लोगों को पता है। देखिए आप लोग मम्मी पापा के मम्मी को देखेंगे ना कि जो ये बाह होता है ना, बॉडी भी जो हम लोग बाइसेप्स बोलते हैं, उस देखिए वो बड़ा सा एक चिन्ह होता है बड़ा, देखिए यहाँ पर बड़ा सा चिन्ह होता है, बॉडी होता है ना, बड़ा सा चिन्ह होता है वहाँ पर। टीका वही चेचक की टीका है। समझ गए? पहले बड़ा दिया जाता था और छोटा दिया जाता था। चलिए आगे देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? तो मुझे इसका उत्तर देखिए, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर। देखिए कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है ना का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो, इससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए वायुमंडल में सबसे गैस ज़्यादा है जो वो है नाइट्रोजन गैस, 78% है। आगे लिखवाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, रोगाणु अथवा रोगजनक किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगाणु कहते हैं। इसको रोगजनक भी बोलते हैं। तो यहीं पर है रोगाणु अथवा रोगजनक, दो नाम से जाना जाता है। जो रोग उत्पन्न करता है उसी को हम लोग कहते हैं रोगाणु। आगे देखिए, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलता है। देखिए सूक्ष्मजीव द्वारा होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये कैसे फैलता है? जल से फैलता है, वायु से फैलता है। सांस लिए, मेरा सांस तुझमें गया, फैल गया। जल से, जल पिए, झूठा जल पी लिए, फैल गया। भोजन से, कायिक संपर्क द्वारा, संपर्क जैसे हाथ मिला लिए, फैल गया। तो उसी को बोलते हैं संचरणीय रोग बोलते हैं। अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे बच्चे। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो आप तक जब मैं डालूँ उसी टाइम पहुंच जाए कि आप लोग देख सकें। देखिए प्रश्न है, रोगवाहक किसे कहते हैं? तो उत्तर है वैसा जीवित जीव जो संक्रामक रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। मुझे समझ में आ गया? देखिए रोगवाहक किसे कहते हैं? वैसा जीवित जीव जो संक्रामक रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। संक्रामक रोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं, उसी को कहते हैं रोगवाहक। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अगला है परिरक्षण किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए इसका उत्तर है, किताब में ढूंढेंगे सब मिलेगा, अब पाठ में ढूंढेंगे इधर अभ्यास के प्रश्न में नहीं मिलेगा। आप लोग पाठ पढ़िएगा तो ये सब लगेगा, आप लोग दिखाई देगा कि हाँ ये क्वेश्चन है।
उत्तर है नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए क्या किया जाता है? नमक और खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, उसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। समझ गए हैं? चलिए आगे देखिए, पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड, इससे बोलेंगे से 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। समझ गए? दूध में सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। यहीं तक है, जगह नहीं था। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थोड़ा किताब देखिए बच्चों। पाश्चरीकरण कहते हैं, तो आप लोग थोड़ा किताब में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखवा है ना, लुई पाश्चर ने किण्वन प्रक्रिया खोज की 1857 में। देखिए, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं ना। सब क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, इसलिए हम उत्तर लिखवा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, संचरणीय रोग है ना, रोगवाहक है कि नहीं है? थोड़ा देखिए किताब में भी कुछ रोगजनक है ना यहाँ पर। अब देखिए ये होगा, हम बोले हैं क्या लिखवाए हैं? पाश्चरीकरण। देखिए यहाँ पर है, देखिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, इस हम लिखे नहीं ना, इसीलिए लिखवाए, इसीलिए ढूंढ रहे थे। देखिए, पाश्चरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। पाश्चरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। ये भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। नोट में पाश्चरीकरण प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। अब देखिए ध्यान से इधर थोड़ा, लुई पाश्चर जो थे ना, किण्वन प्रक्रिया की भी खोज किए थे, लिखवाया ना हम। देखिए, लुई पाश्चर जो है 2 प्रक्रिया बनाए हैं, एक किण्वन और एक पाश्चरीकरण। देखिए यहाँ पर एडवर्ड जेनर वाला, एडवर्ड जेनर ने चेचा के लिए 1798 में चेचा के टीके की खोज की थी। अब देखिए बच्चों थोड़ा ये लिखिए, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। किताब में नहीं था, किताब में है इसलिए हम छोड़ दिए हैं। ये है मानव रोग, ये सब रोग का नाम है। और जो ये है रोग कारक सूक्ष्मजीव, किससे रोग ये फैलता है, इसका कारक क्या है, कैसे ये रोग होता है। ये है संचरण का तरीका, मतलब कैसे ये फैलता है, वायु से फैलता है कि भोजन से फैलता है कि जल से फैलता है। ये है संचरण। संचरण मतलब फैलना। लिखा है संचरण ये रोग, ये बचाव के उपाय है। क्या है? बचने का उपाय है। देखिए बच्चों, क्षय रोग, इसको हम लोग टीबी बोलते हैं अपनी भाषा में। क्षय रोग ये जीवाणु से उत्पन्न होता है। क्या होता है? जीवाणु से उत्पन्न होता है। फैलता कैसे है? वायु से। वायु से फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह वायु जाता है ना, इसलिए टीबी रोग, क्षय रोग फैलता है। इसे बचाव कैसे करेंगे? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। जो रोगी है ना, क्षय रोग का रोगी है, उसको एकदम पूरी तरह से अलग रखेंगे। अलग बर्तन में खाना देना पड़ेगा, समझ गए? अलग गिलास में पानी देना पड़ेगा, उसको संपर्क में नहीं आना है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। देखिए, व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना मतलब कुछ भी होती है वस्तु है उसे अलग रखिए, उसका वो अलग चीज़ निकाल दीजिए। उचित समय पर टीकाकरण करना, उचित समय पर उसको दवा देना, टीका करवाना। समझ गए? वही क्षय रोग का टीका। अगला है खसरा रोग, ये होता है वायरस के कारण। वायरस मतलब होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। ये भी वायु से ही फैलता है। इसका भी कारण यही है। देखिए 1 2 3 4 रोग का बचाव का उपाय यही है। ये चारों का ये चिन्ह बना है ना, यही बचाव का उपाय है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण फैलता है और वायु से सीधे संपर्क में
फैलता है। और बचाव का उपाय यही है, समझ गए। पोलियो रोग है, ये भी वायरस मतलब विषाणु, वायरस मतलब विषाणु, जल और वायु दोनों से फैलता है पोलियो रोग। इसका ही बचाव का उपाय यही है। देखिए चारों रोग का बचाव का उपाय यही है। ये 3 रोग है जनू, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, वायरस से फैलते हैं, 6 रोग जीवाणु से। देखिए हैजा और टाइफाइड, ये दोनों विषाणु से जीवाणु से फैलते हैं। और इसका एक कारण है भोजन जल, इसका जल है, ये भोजन और जल से फैलते हैं, ये सिर्फ जल से फैलता है। बचाव का उपाय देखिए यहाँ पर है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने व्यक्तिगत जो है ना, अपने सामने आदमी इंसान जो भी मेरे बगल में जितने भी इंसान रहते हैं, आप लोग पड़ोसी रहते हैं, उसको व्यक्तिगत मतलब उस चारों ओर के स्वच्छ एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए सबको, एक को नहीं सबको। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। भली भांति आप लोग पके भोजन खाइए, पेयजल मतलब शुद्ध अच्छा पानी पिए, और टीकाकरण पर ध्यान दीजिए, मतलब इसका टीका आप लोग अवश्य लगवाइए। आगे देखिए बच्चों, हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से फैलता है, वायरस से होता है और जल से ये फैलता है। इसका बचाव का उपाय, उबले हुए पेयजल का प्रयोग, उबले हुए पानी पीना चाहिए, पेयजल मतलब पानी, उबला हुआ पानी गर्म करके। और टीकाकरण लेना चाहिए, टीकाकरण लेना ही है, उसका दवा तो चाहिए, उसका टीका तो लेना ही है। मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से, ये सूक्ष्मजीव क्या है, सूक्ष्मजीव है ना, ये सब रोग कारक सूक्ष्मजीव, तो ये प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव से फैलता है और मच्छर से काटने से फैलता है। कौन मच्छर यहाँ पर लिखा है, इसका उपयोग कैसे, बचाव का उपाय, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, ये मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें, रहने दें। पानी को एक जगह इकट्ठा करेंगे ना, पानी गंदा हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे उसी में से मच्छर निकलेगा, गंदा पानी में से ही मच्छर निकलता है, समझ गए ना। मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाला रसायन का प्रयोग करना है। चलिए बच्चों थोड़ा ये भी देखिए। देखिए बच्चों बहुत ही बड़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप लोग को अच्छे से थोड़ा हम समझा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, क्योंकि थोड़ा हम भी आप लोग अच्छे से थोड़ा मोटिवेशन मिले। देखिए पादप रोग सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका, मतलब कैसे फैलता है, कौन जीवाणु से सूक्ष्मजीव से फैलता है। और पादप रोग है, ये सिर्फ पौधा में होने वाला रोग है, ये तो मानव रोग था ना, मानव रोग, ये क्या है, पादप रोग है, ये सिर्फ पेड़ पौधा में होता है। नींबू कैंकर कहाँ से होता है, सूक्ष्म जीवाणु से होता है। कैसे होता है, कौन सा जीवाणु से फैलता है, कौन सा सूक्ष्मजीव से फैलता है, जीवाणु से। संचरण का तरीका में क्या है, वायु से फैलता है। गेहूं का रस्ट, ये कवक से फैलता है, और वायु में बीज संचरण का तरीका है, वायु और बीज से ये फैलता है। भिंडी की पीत, भिंडी में जो रस होता है ना, चट करता है, वही वायरस से ये फैलता है। और कीट से भी ये फैलता है, ये संचरण का तरीका, ये वायरस नामक सूक्ष्मजीव से फैलता है, कीट से भी, ये कीट होता है वो, उसी से फैलता है। तो देखिए खत्म हो गया है ये। अब जहाँ थे हम वहाँ चलते हैं। थे हम कहाँ हैं, पौष्टिकरण पर, ये लिख दिए थे ना आप लोग। अब यहाँ से बच्चों अगला उत्तर है, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न को जानेंगे। अभ्यास के प्रश्न में 4-5 प्रश्न हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% है ना। नाइट्रोजन सभी सजीव का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, तरल हरित को आप लोग क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में रहता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद पौधा इसका उपयोग करता है। यह प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, समझ गए। ये डायरेक्ट प्रयोग नहीं करता है, पहले ये नीले हरे शैवाल जो होता है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके
नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करता है, उसके बाद इसका पौधा उपयोग करता है। समझ गया ना? ये आप लोग लिख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से, मन लगा कर ना समझ में आ जाएगा। बड़ा है तो डरना नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ के यहाँ से लिखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए लाइन से जितना क्वेश्चन है पढ़ के सब लिखवाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक अंत करेंगे। चलिए देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए सूक्ष्मजीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। अभी हम बताए हैं सूक्ष्मजीव को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। पहला का सूक्ष्मदर्शी, पहला में क्या रहेगा? सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अभी लिखवाए हैं ना, हो गया ना? आगे देखिए, एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव, ग का ईस्ट, घ है हैजा डैश के द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा होता है ना, लिखवाए इधर ही है हैजा। देखिए हैजा है ना, जीवाणु होता है ना। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लिखवा दिया नाइट्रोजन चक्र में। अब देखिए सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए, कौन सही है और कौन गलत है। थोड़ा आप लोग को बेटर समझाने का हम सोच रहे हैं, अच्छे से थोड़ा बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से आप लोग को थोड़ा हम लोग एजुकेशन दे कि आप लोग अच्छे से पढ़े। देखिए सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तभी अभी ऊपर ही पढ़े हैं यहाँ पर, एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से होता है। ये भी ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। निम्न के किसके उत्पादन में होता है? तो एल्कोहल के। इसका आंसर हो जाएगा पहला का दूसरा एल्कोहल, पहला का दूसरा एल्कोहल। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? देखिए ये है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? दूसरा ख का दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। निम्न में कौन प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन मलेरिया परजीवी का वाहक है। किस ग है ना, ग का पहला मादा एनोफिलीज मच्छर, ग का पहला मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है, घ है ना, घ का है दूसरा घरेलू मक्खी, घ का है दूसरा घरेलू मक्खी है ना। तो घ का क्या होगा? ये घ का दूसरा घरेलू मक्खी। ठीक कर लीजिएगा। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है अंग है ना, अंग का है तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्या होगा? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि तीसरा होगा ना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि अंग का तीसरा, अंग का तीसरा है ना। चौ का दूसरा कीटोन। देखिए चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं तीसरा, चौ का तीसरा। ये हम लिखवाए भी है परिभाषा, चीनी को एल्कोहल। देखिए चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कीटोन कहते हैं, लिखवाए है ना। अब देखिए आगे मिलान जी, कॉलम ए के जीव का कॉलम बी से मिलान करना है। देखिए मिलाना है, तो देखिए मिला दिए आप लोग देखिए देख लीजिए कि बार बार उनको दिखाना ना पड़े, ये देख लीजिएगा एक बार। देखिए क का पाँचवा होगा, ख का पहला होगा, ग का दूसरा, घ का तीसरा, ग का चौथा और चौ का छवा होगा। क का पाँचवा, देखिए क आएगा पाँचवा में, जीवाणु हैजा का कारक है। राइजोबियम, ख का होगा पहला, राइजोबियम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीव होता है, वहीं तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो
फिर पौधा उपयोग करता है, बोले नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है कौन, राइजोबियम बदलता है, यही राइजोबियम। इसका होगा पहला लैक्टोबैसिलस, घ का हो जाएगा दूसरा, इसका हो जाएगा दही का जमना है, घ का हो जाएगा तीसरा ईस्ट, ईस्ट का हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ है अंग, अंग का चौथा, अंग का मलेरिया का कारक है। एक प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक है। एक विषाणु है चौका छौगा, AIDS का कारक। समझ गए सब आप लोग। देखिए यहाँ पर मिला लीजिएगा फिर से, क का पाँचवा, ख का। देखिए अब देखिए आगे, देखिए ये है क्या, देखिए सारा क्वेश्चन लिख पाएंगे। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, पाना को पलटे हैं। देखिए क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। उत्तर नहीं, सूक्ष्मजीव को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। तब लोग जानते हैं सूक्ष्मजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। देखिए इन पर थोड़ा काट दिए हैं, नहीं देखा नहीं जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक विशेष यंत्र की ज़रूरत होती है। समझ गए, ये तो हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखिए इधर पलटते हैं हम लोग पेज को भी। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग कौन कौन है। तो देखिए बच्चों ये हमको बोले नहीं लिखे हैं, इन्हें पर हम पहले से लिखवा दिए। सूक्ष्मजीव के 4 मुख्य वर्ग हैं, ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सवाल ये किताब के अंदर ही था, तो हम पहले से ही लिख लिए हैं। ये हो गया ना, ये तो हो गया आपका। अब देखिए ये वाला, ये तो हो गया ना, ये वाला वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो मिट्टी में स्थिरीकरण करता है ना, उस सूक्ष्मजीव का नाम बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है वही वाला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव के नाम लिखिए। देखिए हम लिखे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। किताब में बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लिखिए, कैसे कोई बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, आपको दिक्कत होगा। तो ये देखिए इसलिए हम लिख दिए हैं कि आप लोग थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, यही 2 हैं। समझ गए। आगे देखिए, हमारे जीवन के में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। हमारे जीवन में जो सूक्ष्मजीव उपयोग होते हैं ना, उसकी 10 पंक्तियाँ लिखना, 10 को लिखना है, गुण उपयोग लिखना है उसका 10 को। देखिए 10 हम लिखे हैं। पहला, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। पहला, दही, पनीर और ब्रेड बनाने में सहायक होते हैं क्या चीज़, सूक्ष्मजीव, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव। दूसरा, शराब और सिरका जैसे उत्पादों के निर्माण में उपयोग होता है। दूसरा है। तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोग होता है। समझ गए। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है ना, सब उसका उपयोग है। पांचवा है, कुछ जीव एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन करते हैं, कुछ जीव से एंटीबायोटिक दवा भी बनता है। छठवां, टीके बनाने में इनका उपयोग होता है। समझा गया, किसका, सूक्ष्मजीव का। सातवां, पाचन तंत्र में उपयोग के पाचन में मदद करते हैं। पाचन तंत्र में, गलती से बोल दिए उपयोग, पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में मदद करता है क्या, सूक्ष्मजीव। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन में मदद करता है। आठवां, जैव नियंत्रण में कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जैव नियंत्रण में कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। 9वां, जैव ईंधन के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। जैव ईंधन के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। अगला है देखिए 10वां, कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा
न कुछ सूक्ष्मजीव पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाने में मदद करते हैं। 10 को आप लोग लिख दिए उपयोग। देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 30 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। देखिए अभी भी क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छे से हम बता रहे हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त में विवरण देना है। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव के संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो पहला प्रभाव है रोगजनक, दूसरा है फसलों का नुकसान और तीसरा है सामग्री का क्षरण। इसका भी क्या बोला था कि प्रभाव का संक्षिप्त विवरण भी करना है। तो विवरण भी हम किए हैं। देखिए रोगजनक है ना पहला, इसका विवरण यहाँ से तीर दीजिए। यहाँ पर 2 बिंदु देखो। कई सूक्ष्मजीव मनुष्य, पशुओं और पौधों में विभिन्न बीमारियों पैदा करते हैं, जैसे जुखाम, मलेरिया, टाइफाइड। इसका विवरण हो गया पहला का। दूसरा है फसलों का नुकसान। सूक्ष्मजीव पौधे में रोग पैदा कर सकते हैं, जिनसे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। समझ गए। अगला है सामग्री का क्षरण। कुछ सूक्ष्मजीव कपड़े, लकड़ी और धातु जैसी सामग्रियों को खराब कर देते हैं। ये भी आप लोग समझ गए हैं। चलिए देखिए आगे भी कुछ है। प्रतिजैविक क्या है लिखवा दिए हैं। देखो ना, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वही है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो फिर से लिखवा देते हैं। लेकिन देखिए एक बार फिर से हम लिखवाए हैं यहाँ प्रतिजैविक। आप लोग पिछले पार्ट का ही वीडियो देख लीजिएगा कि ऐसे ही अच्छे से सब लिखवा दिए हैं, क्योंकि आप लोग नहीं देखे होंगे तो फिर ये भी देखिए, तो भी देखिए, एक ही जगह से देखिए। अलग अलग देखने से अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। हम सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखवाएंगे। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। उसी में भी ये लिखवाए थे, थोड़ा अच्छे से लिखवाए होंगे। ये थोड़ा शॉर्टकट है। सावधानियाँ देखिए, पहला है यह केवल डॉक्टर की सलाह पर ले, डॉक्टर से पूछकर ये उपयोग करना चाहिए। दवाई है एक तरह का प्रतिजैविक। दूसरा है निर्धारित खुराक और अवधि का पालन करें, मतलब सही समय पर सही खुराक ले। अवधि मतलब समय होता है, खुराक मतलब 1 लेना है 2 लेना है। तीसरा है बीच में दवा लेना बंद ना करें। कोई रोग ठीक होता है तो दवा लेना बंद करता है, लेकिन नहीं, दवा को पूरा कीजिए। एलर्जी बीच में दवा लेना बंद ना करें, समझ गए। दवा लेते रहना है जब तक पूरी तरह से ख़त्म ना हो। चौथा है एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट के बारे में डॉक्टर को सूचित करें। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।